सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेट इशू कर रहा है, हालांकि बहुत स्पीड वाला नेट लगवाया हुआ मैंने, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वी वर टॉकिंग अबाउट द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़राअत के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जो इन्हिसार है, आ, वो पाकिस्तान के लिए एक मेजर इकोनॉमिक चैलेंज है, क्योंकि ज़रूरी शोबा, मौसमियाती तब्दीलियाँ, फ्लड्स हैं, राइजिंग टेम्परेचर है, पानी की कमी है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी आप देखें कि 2021 में जो फ्लड आया, उसमें पाकिस्तान की 50% जो कॉटन थी वो डिस्ट्रॉय हुई, और इससे आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक मिला। सो दैट बहुत ज्यादा जब आप इस पर रिलाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ये आपके लिए एक मेजर चैलेंजेस है। एनर्जी क्राइसिस, वेरी सिंपल। अब आप देखें कि बैरियर जो रहा है आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, एनर्जी शॉर्टेजेस थी, काफी चीजें बेहतर भी हुई हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ हाई कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी फेस करनी पड़ रही है। बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बेचारे चीजें बनाएं और फिर मार्केट के अंदर प्राइस को कैसे compete करें इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। इट्स मच डिफिकल्ट फॉर देम। कि आप देखें टेक्सटाइल के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना आपके रीजन्स के बड़े कंपेटिटर्स हैं। तो अब आपका तखमीना लागत इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आप देखें डोमेस्टिक जो यूनिट है वो 50 रुपये पड़ रहा है आपको, और कमर्शियल यूनिट की प्राइस आप खुद ही कैलकुलेट कर लें तो उससे कहीं ज्यादा है। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 10 इज दैट द लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब पाकिस्तान अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब आपके मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट लो होगा तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आपकी जो स्किल्ड लेबर है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। आपके पास जितने भी काम करने वाले लोग होंगे वो ज्यादातर जो है वो अनस्किल्ड या लेबर सेक्शन के अंदर आते हैं, वो मुल्क की इकोनॉमी के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपकी जो पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट है खवातीन, वो आपकी इकोनॉमी से ही बाहर है। आपकी रूरल एरियाज के अंदर देखें तो वहां पे तो खवातीन जो हैं, या फिर अर्बन एरियाज के अंदर भी तो अब खवातीन को काम करने के लिए जो है वो बहुत सारे सोशल बैरियर्स का सामना है। अब बांग्लादेश में देखें ना, तकरीबन कोई 35 लाख खवातीन सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में काम कर रही हैं, और हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 5 मिलियन जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो है वो डिपेंडेंट हैं। अब वो अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी है कि आपने हर साल 150-200 अरब रुपया दे रहे हैं, लेकिन वो मुल्क में उन पैसों का कोई अल्टीमेट कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। तो अब आप देख लें कि इस एरिया के अंदर भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और अल्टीमेटली फिर वो आपकी इकोनॉमी को बराह रास्त जो है वो अफेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, मुल्क की दाखिली सलामती, दाखिली सूरत हाल अगर बेहतर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, टेररिज्म है, इंटरनल अनरेस्ट है, एथनिक इश्यूज हैं, तो जनाब फिर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो ये भी पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हैं, इससे पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अफेक्ट करती हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक करता है। सो दैट ये चीजें भी आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ जी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसका कोई डाटा ही नहीं है। आप देख लें कि रेडी वाला भी है तो अच्छी खासी दिहाड़ी लगाता है, लेकिन वो आपके टैक्स सर्कल से ही बाहर है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपके मुल्क में इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स से इसी वजह से जो है वो एस्केप हो जाते हैं, और फिर इसका बराह रास्त जो है वो मुल्क को नुकसान होता है। तो जब तक आप मुल्क को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ नहीं लेकर आएंगे, आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, उसको डाटा के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो आपके मुल्क को इस एंड से भी जो है वो एक मेजर चैलेंज का सामना रहेगा। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया।
हमने ऑलमोस्ट 12 के करीब इकोनॉमिक चैलेंजेस पे बात की है। अच्छा जी, सोल्यूशन पे बात कर लें जरा। फिजिकल रिफॉर्म्स, दिस इज द फर्स्ट वन इज दैट कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने के ऊपर जो है अपनी मुआशरत को बेहतर करने के लिए फिजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, आपको इकोनॉमी के हवाले से लेजिस्लेशन की जरूरत है, आपको नए कवानीन बनाने की जरूरत है, उससे मामला को हैंडल करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, आपको अपनी एग्जेक्टिव के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। तो जब तक आप फिजिकल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। यू हैव टू गो फॉर दी ट्रेड प्रमोशन। पाकिस्तान को अपनी तजारती सरगर्मियां बढ़ाने की जरूरत है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को एक्टिव करने की जरूरत है। जब तक आप तजारती मामला में तजारत के अंदर इजाफा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। फिर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स भी तो है जनाब। एनर्जी के शोबा के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डेब्ट सर्कुलर के अंदर आती हैं कि गवर्नमेंट से उनके अरबों रुपया देने हैं। फिर वो क्या होता है कि वहां पे कंपनियां जो हैं समटाइम्स वो बिजली के जो यूनिट्स होते हैं वो बंद कर देती हैं, मुल्क में एनर्जी क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। और एनर्जी सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो बेहतर करने की जरूरत है। आपको ऐसे एनर्जी एरिया के अंदर जाना चाहिए जहां पे आप सस्ती बिजली पैदा कर सकें। ठीक है, आपको थर्मल से शिफ्ट करना है, आप सोलर की तरफ जाएं। ठीक है, आप जियो थर्मल की तरफ जा सकते हैं, आप विंड एनर्जी की तरफ जाएं, आप हाइडल की तरफ जाएं। आज भी पाकिस्तान में जो बिजली पैदा होती है वो बहुत एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप अपनी मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो थर्मल के ऊपर कर रहे हैं। उसके लिए फिर आप फर्नेस ऑयल को यूज करते हैं, आप कोल को यूज करते हैं, उससे बराह रास्त आपका इन्वायरमेंट भी। जो बाबर अपना कैमरा ऑफ करें, मिस्टर बाबर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके मुल्क में कम्युनिकेशन का सेक्टर है, रोड्स नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि मुल्क के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको मजीद एक्टिवेट किया जाए। अगर आप देखें ना, रोड्स ही आपके प्रॉपरली ठीक नहीं है, आपके मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है, आपकी ट्रेन कार्गो सिस्टम ही नहीं है। आप देखें कुछ साल पहले तो पाकिस्तान में ट्रेन कार्गो सिस्टम ही बंद हो गया था। अब पूरी दुनिया में आप देखें कि जो ट्रेन रेलवे सिस्टम होता है वो कार्गो के हवाले से जो है वो एक स्पीडी वे समझा जाता है। तो यहाँ पे भी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। फिर आपके मुल्क में करप्शन और गवर्नेंस का सिस्टम, इसको बेहतर किया जाए। राइट। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में जो है वो खासकर आप अगर ये कहें कि जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस आप रिस्टोर नहीं कर सकते। तो जनाब ये भी काम करने की जरूरत है। फिर वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना है। खासकर ज़रूरी शोबे के अंदर जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान को बेहतर तरीके से अपने पानी के जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज को कैसे आपने हैंडल करना है, आपको बेहतर अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की तरफ जाने की जरूरत है। एंड इवन दैट यू हैव टू गो फॉर दी टू अट्रैक्ट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जनाब आप बाहर से, लेकिन उसके लिए कहीं ज्यादा है कि आप अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करें, सिक्योरिटी को बेहतर करें, अपने जो एग्जेक्टिव के ब्यूरोक्रेसी के डिपार्टमेंट हैं उनको भी बेहतर करें। फिर जनाब इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाएं। जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आपका मुल्क मुआशी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आएगा। क्यों? कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी पैदावार में इजाफा होगा, आपके मुल्क में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ना सिर्फ आप अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा करेंगे, आपको बाहर से चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो आप अपने मुल्क में जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखना ना, चाइना की पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $3,500 बिलियन है। चाइना की सिर्फ टेक्सटाइल की 2000 इस साल के इख्तिताम तक तकरीबन को $323 अरब है। अब पूरी दुनिया में जो टेक्सटाइल की मार्केट है वो तकरीबन $1,000 अरब है, और 1/3 सिर्फ चाइना ने आप उसको कवर किया हुआ है। वजह इंडस्ट्रीज है। आप देख लें, जापान छोटा सा मुल्क है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, लेकिन टोयोटा कंपनी जो है वो तकरीबन 300-350 अरब डॉलर की गाड़ियां बना के बेचती है। तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो मुल्क में जो है वो तरक्की नहीं होगी, माशियत जो है वो ग्रो नहीं करेगी। उसके बाद है जी हॉरिजेंटल अनइंटरप्टेड प्राइवेटाइजेशन। आपके मुल्क में बहुत सारे वाइट एलिफेंट्स हैं, वो इदारे जो कि हर साल डेफिसिट्स के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट्स
उनका पेट भरती है, लेकिन पेट ऐसा है कि दोजख का नाम है, वो भरता ही नहीं है। पीआईए देख लें, वापडा देख लें, आप स्टील मिल देख लें, ये वो इदारे हैं जिनको आ, आप क्या करें, उनको प्राइवेटाइज करें। क्यों? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट कब तक उनको अपने एंड से जो है वो उनको फीड करेगी। मैं आपको बताता हूँ 2008 से 2020 तक, इन 12 साल के अंदर कराची स्टील मिल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 300 बिलियन जो है वो दिए उसके डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए। पीआईए का भी यही हाल है, रेलवे का। तो जनाब ऐसा तो कहीं पूरी दुनिया में भी नहीं होता। जब इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे होते पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, तो गवर्नमेंट उनको प्राइवेटाइज कर देती हैं। इसके साथ साथ आप अपने जो लेबर है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 60% यूथ यूथ पोटेंशियल आबादी का बड़ा हिस्सा है। आप इनको डिजिटलाइज इकोनॉमी की डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेकर आए, आप इनको ग्लोबली कनेक्ट करें, आप इनको ट्रेन करें। और अब आप देखें कि इंडिया ने पिछले साल जो था वो 158 बिलियन डॉलर जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अर्न किए हैं। ये पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे 5 से 6 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा है। सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने अपने मुल्क के लिए 118 अरब डॉलर जो है वो जनरेट किए हैं। अब ये सारा सर्विसेज सेक्टर है, उसमें अपनी जेब से तो कुछ नहीं जाता उनका, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखें बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी मौशियत को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी बेहतर करने की जरूरत है। यू हैव टू गो फॉर दी पॉवर्टी एलिविएशन। जब गुर्बत का खात्मा होगा तो लोगों की आमदनी में इजाफा होता है, लोगों की कंज्यूमर पावर में इजाफा होता है, इससे मुआशी सरगर्मियों में जो है वो मजीद तेजी आती है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो इसके मैंने इस पे ना आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप उसको भी देखिएगा। आगे आते हैं जी, ट्रैपिंग इन द फॉरेन डेब्ट्स। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको हम रिलेट करेंगे जो बैरूनी कर्जे हैं। कहते हैं किसी कौम को फतह करना है तो दो तरीकों से कर सकते हैं, यहाँ तो आप उसको कर्जा दे दें या तलवार के जरिए से उन पर कब्जा कर लें। तो पाकिस्तान तो सोट के जरिए से तो ऑक्यूपाई नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ जो कर्जे हैं उसके नतीजे में हम ऑलमोस्ट हैं वो आप एक स्लेव की शक्ल जो है इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि हर साल जो है वो बाहर से बैरूनी कर्जे लेता है और फिर उनको रीपे करने के लिए मजीद हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो आप बुरी तरीके से जो है वो एक डेब्ट ट्रैप कंट्रीज में शुमार किए जाते हैं। और 60% जो आपका बजट है वो डेब्ट सर्विसिंग के ऊपर जाता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी 100 रुपये आपने कमाया है और 65 रुपए जो है वो आप उसकी कर्जों की एक साथ में दे रहे हैं, फिर बाकी बचते हैं 35 रुपए। उसमें फिर आपने पूरा मुल्क चलाना है, आपका डिफेंस भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, आपके डेवलपमेंट्स के शोबा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो फिर कैसे आप उन पैसों को इस्तेमाल में लेकर आएंगे? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये देखें कि जब आप डेब्ट ट्रैप्स की में होते हैं तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। आपको बहुत सारे अपने फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के अंदर जो है वो बाहर से डिक्टेशंस लेना पड़ती हैं। इवन दैट कि अगर आपकी इंटरनल पब्लिक पॉलिसी भी है, आपने बिजली की कीमतों में चेंज नहीं कर सकते आईएमएफ की परमिशन के बगैर। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस भी आप देख लें कि आईएमएफ जो है वो वहां से हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि लास्ट 1.5 ईयर से देखें। तो ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसी है वो डेब्ट ट्रैपिंग की वजह से जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है, ठीक है। वो सारी की सारी जो है वो फॉरेन इंस्ट्रक्टेड बन चुकी है। ये मेरे पास पिछले साल का डाटा है, दिसंबर तक का, क्योंकि अभी ये साल चल रहा है, खत्म होगा तो हमें 2023 का डाटा भी मिल जाएगा। ओके, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी जनाब के पिछले साल तक का जो हमारा बैरूनी कर्जा था वो तकरीबन 126 अरब डॉलर था। अच्छा, ये भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे हम जो लेते हैं वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब देखें दुनिया में और भी कंट्रीज होते हैं जो कि बाहर से कर्जे लेते हैं, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से उनको यूटिलाइज करें तो आप उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सेंस से टोटली ऑपोजिट केस है। द कंट्री इज स्टिल सफरिंग इन द रिजल्ट ऑफ द ह्यूज डेब्ट बर्डन। अच्छा, अब ये इससे कैसे हमें जो है वो निजात मिल सकती है, मैं आपको मैयर्स बताऊंगा।
कि पाकिस्तान जो है वो डेब्ट रिडक्शन की तरफ कैसे जा सकता है। अगर तो आप कर्जा चाह से निजात चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आपको अपने मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम कम करना है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, आप इकोनॉमिक टेररिज्म को, मनी लॉन्ड्रिंग को, इलीगल जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है यार, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। इससे बहुत सारा जो रेवेन्यू होता है वो आपके मुल्क में नहीं आ पाता। ठीक है, देखिए ना, अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर से चीजें वहां से आ रही हैं और अन टैक्स पेड नहीं है, तो इससे आपके मुल्क को, इकोनॉमी को तो नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर आती हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको बैरूनी कर्जों पर जो है वो इन्हिसार आपका पड़ता रहेगा। फिर डाइवर्सिफिकेशन इन द एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज। यार कुछ चीजें बना के अगर आप दुनिया में बेच रहे हो तो उसके खरीदार कम हैं। टेक्सटाइल, लेदर, कॉटन, ड्रेस। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, कराची जितना उसका रकबा है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर से ज्यादा है। लेकिन अगर आप उनकी एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज देखें तो वो बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत सारी चीजें बना के दुनिया को बेचते हैं। तो फिर आप ये काम जरूर करें कि आप अपने एक्सपोर्ट्स कमोडिटीज का जो साइकिल है उसको बढ़ा दें, उसमें वैल्यू एडेड चीजें शामिल करें, यानी फिनिश गुड्स शामिल करें। अगर आप कॉटन यॉन बेच रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप उसको कपड़े की शक्ल में अब बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वैल्यू एडिट्स में कुछ आप कंप्यूटर चिप्स को ऐड कर लें, मोबाइल पार्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की दुनिया में तकरीबन कोई 800 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। अगर आप ताइवान को देखें तो ताइवान तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स की मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। मशीनरी है, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आप जाएं, तो जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स आइटम्स में इजाफा नहीं करेंगे तब तक आपकी आप बरामदात में इजाफा नहीं होगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा। उस वक्त तक आपको बैरूनी कर्जों पर ही जो है वो इन्हिसार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बैरूनी कर्जा से निजात हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू गो फॉर द ड्रॉपिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपकी इदारे अनफंक्शनल हैं, जो कि जिनका कोई काम ही नहीं है, आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जो कि लोग वहां पे हजारों की तादाद में लोगों को आपने रिक्रूट किया हुआ है, और वो गवर्नमेंट्स के लोग काम तो नहीं करते, वो सैलरीज ले रहे होते हैं, और इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर या गवर्नमेंट के अखराजात के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। इवन दैट कि आपको अपने डिफेंस कट की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में नहीं है कि आप 1800 1900 अरब रुपया जो है वो अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करें, जो इस वक्त मुल्क की हालात है। तो अननेसेसरी जो गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करने की जरूरत है, ताकि वो पैसा जो है फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है उनको इस्तेमाल में ला सकें। आप देखें, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री लहदा बना दी आपने, हाइड्रो पावर की मिनिस्ट्री लहदा बना दी है, वाटर की मिनिस्ट्री लहदा, ये पहली एक मिनिस्ट्री के अंदर आते थे, अब आपने तीन तीन वजीर बना दिए हैं, और उसके साथ साथ एक पूरा ब्यूरोक्रेसी का पूरा एक नेटवर्क आपको स्टेब्लिश करना पड़ा। फिर आप खुद ही देखें कि कैसे मुल्क आगे जाएगा। फिर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, दुनिया में वो ममालिक जो बैरूनी कर्जों पे इन्हिसार नहीं करते, वो हमेशा इस चीज में स्ट्रगल जरूर करते हैं कि बाहर से आपके मुल्क में सरमायाकारी है। इसके लिए आपको ये तो नहीं होगा कि आप लोगों को कहेंगे जी आए जी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करें और हमारे मुल्क में जो है वो हालात बेहतर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। उसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, आप रेड टेपिज्म को खत्म करें, जो ब्यूरोक्रेसी आप आपको पता है प्रॉब्लम क्रिएट करती है इस इन दैट एंड। फिर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। अगर किसी मुल्क में 4G या 5G इंटरनेट ही नहीं है तो वहां पे बड़ी कंपनी कैसे आके काम करेगी, उसको अपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज को कैसे वो परफॉर्म करेगी अगर रोड्स का नेटवर्क ही बेहतर नहीं है। सो दैट लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए, बाहर से जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो अपने उनके फिजिकल एसेट्स भी होते हैं, उनके फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं। फिजिकल एसेट्स में अगर बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं तो ये तो नहीं होगा कि कोई रिलीजियस मॉब आया है और उसने आकर जो है वो आग लगा दी है। तो ये कैसे फिर आप मैंने वो कैसे इसको बियर करेंगे। या गवर्नमेंट्स हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिए, ऐसा पाकिस्तान में पहले भी होता है, पता है आपको, नवाज शरीफ के दौर में होता है, 97 98 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जब आप इस तरह की
इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं करेंगे तो तब इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं है, बल्कि आपका लोकल इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उसके होने की तो बहुत बड़ी दूर की बात है। अगला है, अगर आप फॉरेन डेब्ट से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सेस की जरूरत है। आप नई मंडियां तलाश करें ताकि पाकिस्तान उन मंडियों तक अपना माल लेकर जाए, उनको बेचे और इसके नतीजे में अपनी बरामदात में इजाफा करे। और उसके रिजल्ट में इसके पाकिस्तान में बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भी आए। इसमें पाकिस्तान की एम्बेसीज जो कॉन्सुलेट हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर एक भारी भारी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में जो है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करें। क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी एम्बेसीज की ही होती हैं। Reducing the balance of payment, this is another way to get rid of the foreign loans। इसमें आप अपनी ट्रेड बैलेंस की तरफ आप जाएं तो अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें जनाब, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी आप देखें तो आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, यानी आप ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले साल का डाटा बताया, $71 बिलियन की इंपोर्ट है और $30 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट में। यार ये आप देखें कि ये बांग्लादेश पिछले चंद सालों के अंदर उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन $50 बिलियन तक पहुंच गई हैं और हम बहुत पीछे हैं। प्रॉपर कलेक्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अब देखें जो बैंक जो अवाम का पैसा होता है बैंकों में या इस तरह, उसको प्रॉपरली कलेक्ट करने की और उसको यूटिलाइज करने की भी जरूरत है। अब बैंक अगर इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी होती है वो बैंकों से लोन नहीं ले सकती और उसको बिजनेस एक्टिविटीज में यूटिलाइज नहीं कर सकती। वो पैसा ऐसे का ऐसा ऐसे ही जो फ्रीजिंग फॉर्म के अंदर बैंकों में पड़ा रहता है, वो सर्कुलेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की भी जरूरत है ताकि मुल्क में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हो और इससे मुल्क की पैदावार में इजाफा हो और पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों से निजात मिल सके। नेक्स्ट वन इज दैट द इंश्योर द पॉलिटिकल एंड द सोशल स्टेबिलिटी। इसमें अब आपने क्या करना है कि पाकिस्तान को जो है अपने मुल्क में आ, सियासी इस्तेहकाम के लिए एक तो डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क में टाइमली इलेक्शन होने चाहिए और गवर्नमेंट्स को अपनी जो मुद्दत है उसको पूरा करना चाहिए। देखें पिछले 2-3 साल से आपके मुल्क में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ना, और इससे सबसे नुकसान आपको किसका हुआ है? आपकी इकोनॉमी का हुआ है। आप डाटा निकाल के देख लें। फिर जो रिपीटेडली आपकी मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही हैं, इससे मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो डीरेल हुआ है। दूसरे एंड के ऊपर अगर हम देखें तो सोशल लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है। पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो सॉफ्ट इमेज है वो बिल्ट ही नहीं हो पाया। अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल अगर टूरिज्म के हवाले से देख लेना, तो वहां पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान का एक सोशल इमेज बड़ा खराब है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये चीजें ठीक करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान में जो है वो बाहर से पैसा भी आए और सिस्टम चले। वो फिर आबादी को कंट्रोल करेंगे यार। अब आप देख लें कि इस वक्त तकरीबन कोई 25 करोड़ के करीब आपकी आबादी होने वाली है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से 5वां नंबर तो हमारा आ चुका हुआ है, हमसे ऊपर 4 ही हैं। जब मुल्क की आबादी में इजाफा होता है तो फिर आप इसका जो सबसे ज्यादा दबाव आता है वो मुल्की वसाइल के ऊपर आता है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो जाहिर है अपनी आबादी की जरूरियात पूरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की आबादी में इतना इजाफा हो रहा है कि चावल की जरूरियात ही अपने मुल्क के लिए पूरी हो रही है, तो बाहर एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी तब भी आप एक स्मूथ और एक रिलायबल इकोनॉमी की तरफ या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा सकते। इंडोर्समेंट द फ्री ट्रेड। आपको अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप पूरी दुनिया के साथ जिनके साथ आप तिजारत करते हैं, जिनके साथ आपके मुआशी मामला हैं, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। आप क्यों कहते हो कि जी हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? आप देखें साउथ एशिया एक पोटेंशियल मार्केट है। स्टार के प्लेटफॉर्म के ऊपर $300 अरब का पोटेंशियल ट्रेड जो है वो क्या कहते हैं सिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप नहीं करते तिजारत। आप सॉफ्ट बॉर्डर की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से जो है वो
इससे आपके मुल्क को बहुत नुकसान होता है। तो पाकिस्तान को इस चीज से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, अपने जो जितने भी आपके बैरूनी जो ममालिक हैं जिनके साथ आप तिजारत करते हैं, जिनके साथ आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को के अकॉर्डिंगली रिव्यू जरूर करें। आप अपने बॉर्डर्स खोलें। आप देखिए, आप इंडिया को ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटी नहीं देते, वो अफगानिस्तान तक, ईरान तक और सेंट्रल एशिया तक जो है वो तिजारत करना चाहते हैं। आप कहते नहीं जी हम नहीं देंगे। अब आप देखें, इससे पाकिस्तान को हर साल अरब बिलियन का नुकसान होता है ट्रांजिट फी की शक्ल में, जो आप क्या अर्न कर सकते हैं आप नहीं करते। तो आप खुद ही अंदाजा कर लें कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान को इन तमाम इश्यूज का सामना है। अच्छा, लास्ट सेक्शन है कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली सवाल आया था 2016 में, उसके बाद भी शायद 20 में भी आया है, कि पाकिस्तान अपने डेब्ट रिडक्शंस को कैसे काबू कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया है और डिटेल के साथ किया है। एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी भी कंट्रीज की इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं। वेयर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज लो, एक्सपोर्ट्स हेल्प टू अर्न द वैल्यूएबल्स फॉरेन एक्सचेंज। कि जब आपके मुल्क कंज्यूमरिज्म की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप चीजें बना रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, तो आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। हाई एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है कि आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट वॉल्यूम इज लेस एज कम्पेयर टू इट्स इम्पोर्ट, हमेशा से ही रहा है। आपने हमेशा एक ऐसी इकोनॉमी की बुनियाद रखी कि बाहर से पैसा मिलता रहे, इमदाद मिलती रहे, कर्जे मिलते रहे। आप एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ लास्ट 75 ईयर्स में नहीं गए, ठीक है। आप हमेशा एक कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर आपने बेस किया, और यही आप देखें मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया 75 ईयर्स में। आपके सामने सारी सूरत हाल है। सो दैट जब तक एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होगा तो जनाब मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सबसे पहले डाइवर्सिफाई करें एक्सपोर्ट्स को, ये मैंने उसमें भी बताया, यहाँ पे मजीद डिटेल से बता देता हूँ कि टेक्सटाइल, लेदर, कॉटन, ग्रेन, सर्जिकल गुड्स से कहीं ज्यादा बाहर आने की जरूरत है। यू हैव टू गो फॉर दी वैल्यू एडेड आइटम्स की तरफ आप जाएं। आप कंप्यूटर एसेसरीज बनाएं, लाइट मशीनरी की तरफ जाएं, मोबाइल पार्ट्स है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी मार्केट है। आप यहाँ से अद्वियात बनाकर पूरी दुनिया में उसको बेचें, आप बहुत पैसा जनरेट कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। इससे ये भी होता है कि जब आप एक्सपोर्ट स्पेस को बढ़ाते हैं तो मुल्क के अंदर भी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। इसके साथ साथ यू हैव टू गो फॉर दी टू प्रमोट दी एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इससे और भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एड फॉर ट्रेड, आपको बैन अवी इदारों के साथ भी जो है वो इंटेग्रेट करने की जरूरत है, उनसे हेल्प लेने की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ का एक इदारा है, उसका सब सब सेक्शन है जिसको एड फॉर ट्रेड कहते हैं। ये बहुत सारे कंट्रीज को असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स में कैसे इजाफा कर सकते हैं। अब इसमें वो क्या करते हैं, वो आपको वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में आपको हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर वैल्यू एडिड आइटम्स में कैसे इजाफा कर सकते हैं। तो जनाब इस एंड से भी पाकिस्तान जो है उसको डब्ल्यूटीओ के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है, वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। स्पोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक ऐसा बिजनेस कल्चर अपने मुल्क में प्रमोट करें जिसकी वजह से लोग बिजनेस की तरफ आए। आप देखें दुनिया में जितने भी ताकतवर ममालिक हैं वहां पे बिजनेस कल्चर है, लोग जॉब्स इतना प्रेफर नहीं करते, सेल्फ बिजनेस की तरफ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, सबसे पहले तो बिजनेस एक्टिविटीज में इजाफा होगा। जब लोग बिजनेस की तरफ आते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफा होता है। आप इकोनॉमिक सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाते हैं। आप यूथ को ट्रेन करके अगर आप बिजनेस की तरफ लेकर आए तो इससे आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, लोअर साइकिल्स के ऊपर लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके साथ साथ आप अट्रैक्ट दी फॉरेन बायर्स फॉर एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई छोटा सा बिजनेस प्लान करते हैं, ठीक है, आप उसको अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। और अब तो देखें डिजिटल इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले डेकेड्स के अंदर, जिसका वॉल्यूम तकरीबन 15 अरब डॉलर का है। इसमें अब दुनिया अब सारी की सारी जो है वो क्या कहते हैं डिजिटलाइज हो रही है, लोग हर चीज घर में बैठे वो मंगवा रहे होते हैं पूरी दुनिया से। तो आप देखें इस सिलसिले में इंडियंस बहुत आगे हैं। पाकिस्तानी यूथ जो है उसमें इसको ट्रेंड किया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम जा सकते हैं।
बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेन करके जो है वो यहाँ पे, बल्कि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ वो इस शोबे में बिल्कुल आए। ये बहुत पोटेंशियल एरिया है और इसमें आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ अर्निंग है, लेकिन सीख कर आए, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और स्टार्ट कर दिया, जब तक आप सीखेंगे नहीं, कोई प्रॉपरली इसका कोर्स कर लें। डिफरेंट इंस्टीट्यूट करवाते हैं, 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब आप जाएंगे तो मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत है उसमें इजाफा होगा, इससे आपकी बरामदात में इजाफा होगा। अच्छा, एक्टिव रोल ऑफ एम्बेसीज, उसमें तो थोड़ा सा मैंने शॉर्टली बताया। अब यहाँ पे एम्बेसीज की क्या जिम्मेदारी है? आपको पता है हर एम्बेसीज के अंदर एक 18 ग्रेड्स का फॉरेन सर्वेंट, फॉरेन सीएसपी होता है, जिसको इकोनॉमिक अटैची बोलते हैं। उसका काम ही होता है कि वो, मसलन पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो अगर बेल्जियम के अंदर है, तो वो यही काम करेगा कि इस बेल्जियम के अंदर पाकिस्तान कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लाकर बेची जा सकती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान बेल्जियम से किन किन वे से जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकता है। अब एम्बेसीज क्या करती हैं? सबसे पहले तो वो ट्रेड एग्जीबिशन कंडक्ट करवा सकती हैं। मतलब बेल्जियम में वो एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान की जो सर्जिकल गुड्स हैं उनकी एग्जीबिशन करवाए। उससे क्या होगा, वहां से जो बायर्स हैं वो हुक होंगे। इसके साथ साथ जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होती हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, उनके दरमियान जो है वो ब्रिजिंग की जा सकती है, उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन चैनल्स को इनहेंस किया जा सकता है, राइट। तो ये वो तमाम काम है। फिर नई मार्केट सर्च की जा सकती है। बेल्जियम के अंदर देखेंगे कि जनाब यहाँ पे कौन कौन सी पाकिस्तानी अशिया जो है वो लाकर बेची जा सकती हैं। ये काम एम्बेसीज का है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में उस वक्त तक इजाफा नहीं होगा जब तक हमारी एम्बेसीज जो है वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेंगी। अपग्रेड द सर्विस सेक्टर, दुनिया में आप देखें कि सर्विस सेक्टर जो है वो एक पोटेंशियल एरिया होता है आपके मुल्क को क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अब देखें इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ये एक मेजर सर्विस सेक्टर है। और इंडिया इसमें पिछले सालों ने 158 अरब डॉलर जो है वो अपने मुल्क में लेकर आए बाहर से। तो पाकिस्तान को भी तो इसकी जरूरत है। आपका टेलीकॉम का शोबा है, आईटी का शोबा है, आप ग्लोबल टूरिज्म के साथ कनेक्ट हो जाएं, बाहर से टूरिज्म को अट्रैक्ट कर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो आप बहुत सारे और मजीद एरिया आते हैं जिसमें आप सर्विस सेक्टर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। बैंकिंग सेक्टर्स को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखें चाइनीज बैंक सिर्फ अमेरिकन बैंक जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और तकरीबन कोई 50 अरब डॉलर जो है वो चाइना के जो बैंक है वो अर्न करते हैं। तो जब तक आप सर्विसेज सेक्टर्स को नहीं बढ़ाएंगे, इसमें खासकर जो आईटी का शोबा है उसको बूम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की पिछले साल की जो आईटी की एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2.7 बिलियन डॉलर थी। अब इंडिया कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं, आप खुद अंदाजा कर लें। अच्छा जी, ये है जी, एक सैम्पलिंग क्वेश्चन भी देख लें। अच्छा, ये पहले मैंने आपको करवाया था साउथ चाइना सी के अंदर, भी इसमें भी आ गया है। What measures would you suggest to improve the economy of Pakistan, mainly increase of the debt reductions and enhancing export? तो आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जा जात से कैसे निजात दिलाई जा सकती है और इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें कैसे इजाफा किया जा सकता है। ये 2016 में सवाल आया था। अब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इसके दो मेजर एरिया पे बात करनी है, डेब्ट रिडक्शन के ऊपर और एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट के ऊपर। इसमें सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल ऑलरेडी काफी लेंथी है। तो जनाब आप इंट्रोडक्शन के ऊपर पूरा एक 2 पैराग्राफ लिख दें। एक तो जनरल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं और दूसरा फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बता दें। ये आपको स्लाइड से ही मिल जाएगा और मेरे ख्याल से शायद सॉल्व क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है। फिर आपने जनाब ये सारी मेन हेडिंग्स देनी है। फिर डेब्ट रिडक्शन के ऊपर जितनी भी मैंने आपको सारी चीजें करवाई हैं ये सारी की सारी आपने इसके अंदर लिखनी है, पॉइंट्स की शक्ल में लिखनी है। किसी एक सेक्शन के अंदर आप जो है वो हेडिंग्स बना लें। और लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें हेडिंग्स ना बनाएं, ये बहुत ज्यादा फ्लडेड हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा हेडिंग्स हैं। दूसरे पार्ट्स की हेडिंग्स बना लें, रिकमेंड एक्सपोर्ट एनहेंसमेंट की, इसमें आपको हेडिंग्स कम है। लेकिन एक चीज का और भी ख्याल रखना है आपने कि दोनों के अंदर
कंटेंट का बैलेंस रखना। ये अब देखें, इसमें हेडिंग ज्यादा है तो इसमें आप किसी भी आइडिया के ऊपर ज्यादा डिटेल से ना लिखें। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं तो उसके ऊपर आप 4 से 5 लाइन में लिख दें। अब जब यहाँ पर आएंगे रिकमेंडेशंस और एक्सपोर्ट इन्हेंसमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक एक हेडिंग्स के ऊपर आप 5 से 6 या 7 लाइनें लिख दें। तो इससे ये होगा कि दोनों सेक्शंस के अंदर जो है वो एक बैलेंस आ जाएगा। ये ना हो कि आपने पहले सेक्शंस के ऊपर 4 पेज लिख दी हैं और इसके ऊपर आपने 1.5 पेज लिखा है, तो ये आंसर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसने आपसे दोनों के बारे में पूछा है। तो उसमें कम से कम आप एक बैलेंस जरूर क्रिएट करें कंटेंट के हवाले से, और फाइनली यू विल गो फॉर द कंक्लूजन। नहीं जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने डिटेल से बात की और मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको इकोनॉमी का